हेलो स्टूडेंट, अगर आप उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि अक्टूबर में होने वाला है, तो अभी आपने सिलेबस में जो चेंज हुआ होगा उसे नोटिस किया होगा। उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कई मेथड्स के बारे में बात हुई है। उसमें एक टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। वैसे भी जो भी स्टूडेंट कॉस्टिंग किसी भी तरह उनके सिलेबस में है और डिटेल में अगर सिलेबस है तो प्रोसेस कॉस्टिंग उनको पढ़ना होता है। तो टोटल अपन 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। 25 आपको इस वीडियो में मिलेंगे और 25 आपको ऐप पे अवेलेबल होंगे। चलिए सर, तो शुरू से इसमें हालांकि शुरुआत के 25 क्वेश्चन देखते देखते आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बाकी तो जितना गहरा जाओ उतना अच्छा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ लिखा है संस्था, निर्माता, सेवा प्रदाता, एक तरफ लिखा है उपयुक्त लागत विधि। तो मैच द फॉलोइंग काइंड क्वेश्चन है कि जो लोग जहाज बनाने में, भवन बनाने में, सड़कें या बांध बनाने में लगे हुए हैं, तो देखिए ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं वो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ होती है। तो सामने आप इसको मिला दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से मैच होगा। ठीक है, चलिए इसमें आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर ईंटों का भट्टा लगा के बैठा है, कोई ईंटें बनाता है, कोयले की खान का मालिक है, सीमेंट उद्योग है, कागज के कारखाने हैं। अब यहाँ पे देखिए ईंटों के भट्टे में क्या होगा, एक जैसी ईंटें बहुत सारी बनेंगी। जैसे 1000 ईंटें बन गई, 10,000 ईंटें, लाख ईंटें बन गई। कोयले की खान से कोयला निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। सीमेंट उद्योग से सीमेंट के कट्टे जो कि एक जैसे हैं। तो जहाँ पे लगातार होमोजीनियस प्रोडक्ट जनरेट होता है वहाँ यूनिट कॉस्टिंग अच्छी रहती है। तो यहाँ आपको यूनिट कॉस्टिंग सूट करेगा। अच्छा, अगर आपकी फैक्ट्री में चीनी का उत्पादन, साबुन का उत्पादन, केमिकल पदार्थों का उत्पादन, ऑयलिंग, पेट्रोल या घी, इस तरह की चीज़ें बनती है तो वहाँ प्रोसेसिंग चलती है। प्रोसेस कॉस्टिंग की एक खासियत होती है, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक ही बार में माल कंप्लीट नहीं होता। इसमें एक प्रोसेस चलेगा, वो फिर अगली प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बनेगा, फिर हो सकता है अगली प्रोसेस में काम होके फिर वो आगे जाए। तो यानी इसको यूँ बोलते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो अगले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होता है, फिर वो आगे से शुरू करते हैं। जैसे वो दौड़ होती है ना, रिले दौड़, जिसमें एक बंदा दौड़ेगा फिर दूसरे को पकड़ाएगा फिर वो आगे दौड़ेगा, ऐसे इसमें पकड़ाते जाते हैं सामान। तो जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट कई प्रोसेस से होके मल्टी स्टेजेस से गुजरता है तो वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग सूट होती है। और जो उद्योग परिवहन सेवाएं देने में, विद्युत सेवाएं देने में, जलदाय पानी की सुविधाएं देने में, होटल सेवा उद्योग में लगे हुए हैं, जो मतलब आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि सर्विसेज देते हैं, जैसे बस की सुविधा, यात्री जा सके, कार्गो गुड्स, माल इधर से उधर जा सके, हॉस्पिटल की सुविधा, होटल की सुविधा, तो वहाँ सर्विस कॉस्टिंग या उसको ऑपरेशन कॉस्टिंग बोलते हैं, वो यूज़ होती है। तो ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है कॉस्टिंग टेक्निक, वो अलग वर्ड है। 5 तरह के टेक्निक्स होते हैं, वो अलग होते हैं। और समझो मोटे तौर पे 10 तरह के मेथड होते हैं। इसमें तो 4 ही है कि किस इंडस्ट्री के लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, ये बताने की कोशिश की। इसके बाद ये पूरा टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ चला जाएगा। आप मिला लीजिए, ए के साथ 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कट गया और ये भी कट गया। और इसके अलावा बी के साथ 4 है, बी के साथ 4 यहाँ पे है, तो बस ये आंसर हो गया। इसके अलावा सी के साथ 1 है, मैंने कंफर्म कर लिया, यस। और डी के साथ 3 है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो ये अपना सी आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, थोड़ी देर अपन इसमें रहेंगे, निम्नलिखित से किस पर प्रक्रिया लागत प्रणाली लागू होती है? ठीक है, आप पहचानो ये 4 तरह के उद्योग हैं। देखिए कहीं पे भी आपकी चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, कुछ भी अगर वहाँ होगा तो उसकी लागत आएगी, कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। तो जो पेपर इंडस्ट्री है, क्या वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। प्रिंटिंग प्रेस, आप सोचोगे आपका प्रिंटिंग प्रेस होगी तो क्या होगा, कोई आपसे शादी के कार्ड छपाने आ रहा है, कोई मुंडन के कार्ड छपाने आ रहा है, कोई गृह प्रवेश के कार्ड छपाने आ रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी के पैम्पलेट छपवाने आ रहा है, तो मतलब हर तरह का कस्टमर आ रहा है, तो वहाँ पे आप जॉब परफॉर्म करते हो। तो अगर आप एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हो तो आपको जॉब कॉस्टिंग अपनानी पड़ेगी, जो जॉब आपको दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हो तो आप यात्रियों को या सामान को इधर से उधर ले जाते हो,
यानी आप एक सर्विस देते हो तो आपको ऑपरेशन कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग अपनानी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी बोला। अगर आप रिपेयर वर्क करते हो, सोचो कोई आ गया आपके पास स्कूटर ठीक कराने, कोई बाइक ठीक कराने, किसी की गाड़ी में क्या प्रॉब्लम, किसी की गाड़ी में क्या प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी आपको जॉब परफॉर्म करना पड़ेगा। पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री आप कह सकते हैं सर पेपर इंडस्ट्री तो यूनिट कॉस्टिंग, कहीं कहीं बहुत क्लोज रिलेशन है यूनिट कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में, पर फिर भी जैसे मैं पेपर इंडस्ट्री में आ गया, इनफैक्ट कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा यार पेपर इंडस्ट्री तो यूनिट कॉस्टिंग में जाएगा, लेकिन मुझे इन तीन का तो श्योर पता है ना, तो एक तरह से एलिमिनेशन हो गया, क्या क्या नहीं हो सकता। तो भले ही कोई ये डाउट कर सकता है पेपर इंडस्ट्री यूनिट कॉस्टिंग का है, लेकिन कोई कॉस्टिंग का एक ऑथर थोड़ा ना है, बहुत ऑथर है, ऐसे 1000 ऑथर है, उन्होंने किताबें लिखी है, किसी ने क्या लिखा होगा, किसी ने क्या लिखा है, ना मैंने 1000 किताबें पढ़ी ना आपने, तो मैं बस ये बता रहा था, ये तीनों का मुझे श्योर पता लग गया, तो अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि आप पेपर है 2-3 प्रोसेस में बनता होगा, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में कम से कम 2 स्टेज तो होनी चाहिए, पहली प्रोसेस से निकल के माल अगली प्रोसेस में जाए, फिर हो सकता है भले सेकंड प्रोसेस में माल बन जाए। तो पेपर इंडस्ट्री में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन गिवन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को छोड़कर सभी उद्योगों में प्रक्रिया लागत निर्धारण का उपयोग किया जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग वुड बी यूज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट, आपके बारे में जैसे 5 उद्योग दिए हैं, 5 में से एक जगह आप चलो वैसे ही पढ़ लेते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, तो अपन ने देखा था ना, मतलब पेट्रोलियम रिफाइनिंग में तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होगी, पहले क्रूड ऑयल आएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर और फर्दर प्रोसेसिंग होगी पेट्रोल, कैरोसिन, गैसोलीन बनाने के लिए, तो ये के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी। ठीक है, इसके बाद है ट्रक टायर मैन्युफैक्चरिंग, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। वुड पल्प प्रोडक्शन, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। ऑटोमोबाइल रिपेयर, कम से कम अगेन मैं यहाँ श्योर हूँ कि अगर आपके पास रिपेयर शॉप है, आपके पास एक वर्कशॉप है जहाँ पे कोई गाड़ियाँ रिपेयर कराना आता है, तो किसी का इंजन खराब होगा, किसी की डेंटिंग पेंटिंग पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग होगी। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं होगी, तो मैंने आंसर ले लिया मेरा ई। यानी अब फिर मुझे ये याद भी करना है, मेरा क्वेश्चन कराने का आप तरीका देख रहे होंगे अगर बहुत टाइम से देखते हो, तो मैं ठीक है थ्योरी वीडियोज़ भी होते हैं, वो ऐप के अंदर होते हैं, पर यहाँ पे मैं MCQs के थ्रू कोशिश करता हूँ आपको एक टॉपिक का सेंस देने की। ठीक है, जो ट्रक टायर मैन्युफैक्चरिंग मतलब बेसिकली ट्रक्स के टायर बनाता है, तो उस टायर में भी प्रोसेसिंग होती होगी, टायर एक बार में नहीं बन जाता होगा। अब देखो यार हर चीज़ का तो मुझे पता नहीं कि टायर में क्या रिमून टायर क्या होता है, फिर कैसे गर्म ठंडा करते होंगे वगैरह, रबड़ कैसे चढ़ता होगा, इतना मुझे नहीं आता। वुड पल्प प्रोडक्शन, लकड़ी की लुगदी उत्पादन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चारों आपको याद करने हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग को जाएंगे, ये वाला जो जाएगा वो जॉब कॉस्टिंग को। इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर ई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश लागत इसमें एक प्रॉब्लम और है, मतलब जो आप कॉस्टिंग की अगर आप हिंदी देखोगे ना वो बहुत टफ होती है, मतलब मेरा एक सजेशन है कि कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। डैश डैश लागत निर्धारण का एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल निर्माण के हर चरण पर किसी उत्पाद की लागत का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डैश डैश कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ पे भी ईच स्टेज आ जाएगा ना, यानी आप हर स्टेज पे चाहते हो कि आपको हर लेवल पर पता लगे कि यहाँ तक कॉस्ट कितनी आई। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू भी बता दूंगा, पहले स्टेज से तक कॉस्ट क्या थी, सेकंड स्टेज तक आते आते कॉस्ट क्या होगी, बाय द वे थर्ड स्टेज है तो वहाँ तक आते आते कॉस्ट क्या होगी। तो जब आप स्टेज वाइज कॉस्ट पता करना चाहते हो तो फिर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग अपनानी पड़ेगी। इसका आंसर प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। जब आप बिल्कुल एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते तो किसी को लगेगा सर बार बार कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो मल्टीपल होगा, मतलब फिर बंदा क्या होता है अपनी जनरल नॉलेज चिपकाता है। तो इसीलिए पढ़ा हुआ होगा तो हमेशा काम आता है, लेकिन बस यही है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए थोड़ी देर ठहरना पड़ता है, और फिर उन ठहरने की जो कॉस्ट होती है ना वो 99 आइटम होती है जो तुम्हें अटकाए हुए है, वो आपको 99 आइटम छोड़नी पड़ती है, तब जाके आप 100वीं आइटम पे अटकते हो। और ये आइटम ऑब्वियस ही बात है अभी तो बोरिंग ही लगती है, पढ़ाई बहुत विरला होता है जिसको बहुत अच्छी लगती है पढ़ाई करना, अधिकतर को तो लगता है यार मजे कर लूँ कुछ और कर लूँ। तो वो 99 आइटम्स हैं, उनको छोड़ के 100वीं आइटम पे अपना दिमाग टिकाना 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टफ होता है।
बट यहीं से रास्ता भी निकलता है कि ठीक है। अब आप इधर देखो, ये प्रोसेस एक्स है। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी बातें बता दूंगा। प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। प्रोसेस एक्स में हमने माल लगाया, लेबर लगाया, खर्चा किया, छोटा मोटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारा खर्चा किया। यहाँ तक आते आते हमारी 3,45,000 कॉस्ट हो गई। हमने 1000 यूनिट किया, इसको इनपुट बोलते हैं, हमने 1000 इकाइयाँ लगाई। इसके बाद ये 1000 की 1000 इकाइयाँ अपन ने वाई को दे दी। किसी को एंट्री बनानी पड़े तो प्रोसेस एक्स से माल कहाँ गया, प्रोसेस वाई में। तो प्रोसेस वाई क्या हुआ, रिसीवर। तो जो रिसीवर है उसे डेबिट किया जाता है और जो गिवर है उसे क्रेडिट किया जाता है। आपको आराम से याद हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला रूल यही होता है, पाने वाले को डेबिट करो, तो पाने वाली प्रोसेस को डेबिट करो, और जो देने वाली प्रोसेस है उसे क्रेडिट करो। तो इस तरह से आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। 3,45,000 रुपये का माल आपने आगे दिया। इस स्टेज तक आपकी प्रति यूनिट कॉस्ट 345 रुपये थी। फिर ये 345 से शुरू हो गया। मैंने बताया ना, जैसे दौड़ हो रही है, पहले बंदे ने 40 सेकंड में दौड़ पूरी की, इसने दी, फिर इसको दिया, इसने 30 सेकंड और लगाए, तो अब तक आपके 70 सेकंड की रेस हो गई। 3:45 पे इसने खर्चा करना शुरू किया। यहाँ तक आते आते 670 कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रति इकाई लागत 670 हुई। आते 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 माल तैयार हो गया। तैयार हो गया कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना फिनिश स्टॉक। प्रोसेस वाई ने माल प्रोसेस जेड को दिया, प्रोसेस जेड के बाद माल तैयार हो गया। यहाँ तक आते आते 9,90,000 रुपये कॉस्ट आई, तो 990 रुपये। इसका क्या फ़ायदा, जैसे मैंने कभी कॉस्टिंग पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा यार खर्चा तो खर्चा है, ये क्या फालतू की होशियारी है कि एक्स के खर्चे, वाई के खर्चे, जेड के खर्चे, खर्चा सारा लिख लो। अगर मैं सारा खर्चा एक साथ लिख दूँ ना तो भी मेरी 990 रुपये कॉस्ट आएगी, लेकिन फिर मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रोसेस पे या किस लेवल पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है। जब भी आप कॉस्ट कंट्रोल की बात करोगे ना, तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए सबसे मेन चीज़ ये होती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, पता करो प्रॉब्लम कहाँ है। तो आपको देखना है असल एक्स प्रोसेस में, जैसे वो रिले रेस हुई, पहले ने दूसरे को बैटन दिया, दूसरे ने तीसरे को बैटन दिया, तीसरे ने आगे दिया। आप लेकिन वहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल टाइम ऑब्जर्व किया जाता है, पता तो चले किसकी वजह से जीते या किसकी वजह से हारे, ताकि फिर उस कमज़ोर कड़ी को दूर किया जा सके। तो एक्स वाई जेड यही है, इससे आपको हर लेवल पे कॉस्ट पता लगेगी। तो इसके लिए आपको प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करनी होगी। मैंने 4-5 क्वेश्चनों का आंसर करने की कोशिश करी। आगे और देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रक्रिया खाते के डीआर पक्ष में किसका लेखा किया जाता है। कह रहा है कि हम कुछ नाम बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं प्रोसेस खाते में, हाँ। नॉर्मल लॉस जाता है, नहीं। एबनॉर्मल लॉस जाता है, नहीं। ऑल ऑफ द अबव, नहीं। क्यों बताया, आसान क्वेश्चन था। कई लोगों को ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव का चस्का लग जाता है, उनको लगता है यार ऑल ऑफ द अबव लगा दे। ऐसा नहीं होता, खास करके कंपटीशन एग्जामों में तो बहुत ध्यान से देखा करो। ठीक है, किसी किसी को यूँ, अब देखो वही वाली बात है कि आपने ढंग से पढ़ाई करी है, यूं ही उठ के आ गए, यूं ही उठ के आ गए, तो किसी को पुराना 11th क्लास का याद आएगा, सारे लॉसेस डीआर होते हैं, अरे भाई एक्सपेंसेस डीआर, लॉसेस डीआर, ऑल ऑफ द वो कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अभी मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। प्रोसेस खाता बनता है तो जो जो खर्चा होता है वो सब डीआर में लिखा जाता है। हम यहाँ पे एक यूनिट का कॉलम बनाते हैं और उसमें अभी अपन वीडियो के ही सेकंड हिस्से में देखेंगे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। जैसे मान लो 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, मतलब वो लॉस है जो अनकंट्रोलेबल है, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। और मान लो किस्मत ख़राब थी, 50 यूनिट और बिगड़ गए। ये कंट्रोलेबल था पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, बिगड़ गया मामला और 900 यूनिट तैयार हुए। तो मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मल लॉस को क्रेडिट पक्ष पे लिखा जाता है, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट पक्ष पे लिखा जाता है। इसने पूछा था डीआर साइड पे किसको लिखते हैं, तो जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डीआर साइड पे लिखे जाते हैं। ध्यान से वीडियो सुनोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ये देखो इसके साथ देख लिया था ना ये, हाँ ये देखो ना, प्रोसेस एक्स में रॉ मटेरियल जो हमने कच्चा माल लगाया, लेबर लगाया, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, जो कोई भी खर्चा हुआ वो सब यहाँ है। अभी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इस स्लाइड में नहीं दिखेगा, आगे वाले में दिख जाएगा, वो क्रेडिट पक्ष पे दिखते हैं। आ गए हैं क्वेश्चन इसके। प्रक्रिया में 5000 किलोग्राम सामग्री इनपुट की गई और अपेक्षित हानि 8% है। यदि प्रक्रिया से वास्तविक आउटपुट 4300 किलोग्राम है तो असामान्य हानि कितने किलोग्राम है। बहुत ही आसिक, बिल्कुल बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। थोड़ा भी आप पढ़ के गए होंगे तो गलत नहीं करेंगे। कभी कभी बच्चा बोलता है सर न्यूमेरिकल आएंगे क्या, अरे न्यूमेरिकल आएंगे अगर, लेकिन एमसीक्यू टाइप अगर पेपर होता है ना तो फिर न्यूमेरिकल इतना ही आता है कि 1 या 2 लाइन में कैलकुलेशन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, तो
ये भी बच्चा क्या होता है, देखो कोई बच्चे क्या होता है, पढ़ाई करते हैं, डीप पढ़ाई करते हैं, तो न्यूमेरिकल आएंगे क्या, तो उनके दिमाग में हाँ आएंगे, सर ने कह दिया था हाँ आएंगे, तो फिर वो बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग जाते हैं, 1.5 पैराग्राफ वाले, 2 2 पन्ने वाले। ये भी तो समझो, आपको मोटे तौर पे कोई चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है, कोई फॉर्मूला है तो उसका क्या है, कोई फॉर्मूला लगेगा तो कैसे लगेगा, इतना पता होना चाहिए बस। हाँ, आपका डिस्क्रिप्टिव है तो फिर पूरा आना चाहिए, आना तो वैसे पूरा ही चाहिए। आगे आगे जाके अगर आप टीचर बनने वाले हो, प्रोफेसर बनने वाले हो, बच्चे को पढ़ाना है, तो वहाँ तो आपको पूरा करना आना ही चाहिए। पर एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए कि क्या पूछेगा या कितने लेवल तक पूछेगा, तैयारी सबकी करनी चाहिए। अच्छा, 5,000 किलोग्राम सामग्री हमने लगाई, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। इसमें हमें पता था कि 8% नुकसान तो होगा। अब आप कहेंगे सर नुकसान होगा, कैसे पता किसी को नुकसान होगा? सोच लो, मैंने कह दिया बर्फ़ की सिल्ली लेके आनी है। क्या सर? बर्फ़ की सिल्ली, बर्फ़ की होती है ना बड़ी सी सिल्ली 50 किलो की, वो लेके आनी है। कहाँ से लानी है सर? 3 किलोमीटर दूर से। तो सर कैसे लाएंगे? लाओ साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे रख के। तो फिर क्या, 50 किलो की लाओगे तो 50 किलो की तो पहुँचेगी ही नहीं, थोड़ा बहुत तो वो मेल्ट हो जाएगी। हाँ सर, पता है ना मेल्ट होगी ही होगी, वो अनकंट्रोलेबल है, नेचुरल लॉस है, कांट कंट्रोल। तो 5,000 किलो में हमें पता है कि 8% तो नुकसान हो ही जाएगा, ठीक है। 5,000 का 8% निकालो, कितना हुआ? 500, 400, 400 हो गया। तो इसका मतलब 4,600 किलोग्राम। ये क्या है सर? ये है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। इतना प्रोडक्शन होना चाहिए कि सर फिर लो 4300 ही हुआ, होना तो चाहिए था 4600, पर 4300 ही का हुआ, तो 300 क्या है, नुकसान हो गया, एबनॉर्मल है। अब अपन रिसर्च करेंगे कि 300 किलो का नुकसान क्यों हुआ, वो बात की बात है। 300 किलोग्राम का एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो बी इसका आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर एबनॉर्मल लॉस क्यों हो जाता है, तो ये रीज़न है। अगर आपका लेबरवाह क्या लेबर लापरवाह है, और अगर या तो आपकी मशीनें ही ख़राब हैं, खटर खटर करती है, प्रोडक्शन करती नहीं है, या मैनेजमेंट ही ख़राब है, ज़बरदस्ती सबके पंगा कर रहा है, कुछ मैं कहने वाला छोड़ो उसको, ज़बरदस्ती सबके डंडा कर रखा है, या प्राकृतिक प्रकोप हो गया, ठीक है, उत्पादन होना चाहिए था नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब मतलब बरसात ही आगे भीग गया, आग लग गई, जल गया, ठीक है, और कोई चीज़ हो गई। तो ये कुछ रीज़न है, एक बार इंग्लिश में, वर्कर्स की नेग्लिजेंस, मशीनों का मेला फंक्शन, मिसमैनेजमेंट या नेचुरल क्लैमिटी, ऐसा कुछ हो गया तो एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। दे आर द एबनॉर्मल लॉस रीजंस, ठीक है। चलो, ये सारा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, देख लेना। सॉरी। प्रक्रिया के दौरान हुई डैश डैश हानि को लागत, लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। देखो, एक वर्ड होता है पी एंड एल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत सुना है। कभी कभी एक वर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग वर्ड अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग वर्ड है। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें अगर हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, खाते खोलते हैं, तो एक खाता होता है कॉस्टिंग पी एंड एल खाता। जैसे वैसे सारे खातों का अंत होता है पी एंड एल, तो यहाँ सारे खातों का अंत होता है समझो कॉस्टिंग पी एंड एल। तो ये कह रहा है कि अगर प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार की हानि को हम कॉस्टिंग पी एंड एल में ले जाएंगे, तो इसका आंसर है एबनॉर्मल लॉस। ये उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। अभी हमने देखा एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों होता है। अब अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका करेंगे क्या, उसका ये करेंगे कि उसे कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे। और अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, और ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है, आपको समझ में आएगा। ये एक अकाउंट देखो, नाम है एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, या मैंने जो बोला एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। थोड़ा इस खाते को समझना। प्रोसेस ए में क्या हुआ होगा, जितना बनना चाहिए था उससे 500 यूनिट कम बनी, तो हमें 4500 का नुकसान हो गया। ये कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा अभी। प्रोसेस बी में भी जितनी बननी चाहिए थी उससे 100 यूनिट कम बनी, और हमें 1600 का नुकसान हुआ। दोनों खातों ने रिपोर्ट किया कि हमें 6100 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन मैं जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बता रहा था, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, लाइफ में जो कुछ भी होता है ना तो वो पूरा सही होता है, चाहे मतलब आपका मनचाहा भी हो जाए ना, जो चाह रहे हो वो भी हो जाएगा ना, वो भी 100% सही नहीं होता। और जो मान लो गंदे से गंदा, बुरे से बुरा भी अगर लाइफ में हो जाता है ना, तो वो भी पूरा बुरा नहीं होता। सो सच्ची में, बिल्कुल सच्ची में, मतलब कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है ना, बहुत बुरा, मतलब आप ये कह लो इससे बुरा नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। सब सच्ची सच्ची कब पता लगेगी, बाद में पता लगती है। और ना ही जिसको तुम
मस्त मस्त चीज़ समझ रहे हो, वो भी सब मस्त मस्त नहीं होता। अच्छा आ जाओ, अब मैं आपको बता रहा था कि हुआ क्या। हमें लगा कि हमें 6100 का नुकसान हो गया, लेकिन सोचो 500 यूनिट अच्छे नहीं बने, बिगड़ गए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना, हम 4600 यूनिट की उम्मीद कर रहे थे, मान लेते कहानी बना लेता हूँ 4100 यूनिट बन गए, तो हमने माथा पीट लिया कि यार 500 यूनिट का नुकसान हो गया। लेकिन वो 500 यूनिट गंदे तो है ना, वो कबाड़ी के भाव तो जाएंगे ना, तो कबाड़ी के भाव जाने से आपके 500 रुपये वसूल हो गए। मैं बस यही समझा रहा था कि तुमने इसको देख के माथा पीटा, सबको चिल्लाना पुकारना शुरू कर दिया, 4500 का नुकसान हो गया। मैं कह रहा हूँ नहीं, उसको रद्दी को भी बेचोगे तो 500 रुपये का आवक हो जाएगा ना। और इसी तरह यहाँ तुमने रोना पुकारना शुरू कर दिया, 1600 का नुकसान हो गया, इस वाली रद्दी को बेचने से भी तुम्हें 200 रुपये तो वसूल हो गए। तो कहने का मतलब है 6100 के नुकसान में से 700 रुपये तो वसूल हो गए, फिर भी 5400 का तो सर नुकसान हो गया ना। हाँ नुकसान तो वही है, वो 5400 का नुकसान कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L में। एक बच्चे को अकाउंटिंग एंट्री बनानी आनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ ले, एक बार उसने सिलेबस में लिख दिया प्रोसेस कॉस्टिंग, उसकी मर्जी, पूछे नहीं पूछे, और पूछे तो साला 50 पेज का चैप्टर है, उसके कौन से पन्ने से क्या पूछ ले, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा गुस्सा मत करो यार आप, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे ये मासूम मासूम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर इतना पढ़ लें तो बहुत रहेगा क्या, फिर मुंह से हाँ कहलवाना चाहते हैं कि ना इतना पढ़ ले बेटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, है ना। अगर आप सच्ची की तैयारी कर रहे हो, सचमुच तैयारी कर रहे हो, तो बस करते रहो। एक वर्ड होता है स्नोबॉल इफेक्ट, कि सर ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे हो। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब पहली बार में MCQ कर लो, दूसरी बार में थ्योरी नोट्स कर लो, फिर पूरे थ्योरी लेक्चर्स कर लो। जितना समय है उसको पढ़ते जाओ। आप जैसे होता है ना, बर्फ़ का गोला ऊपर से चलना शुरू होता है, फिर वो जो रास्ते में बर्फ़ आती है उसको लपेटता चलता है और आखिर में चलकर मोटा सा गोला बन जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं, पढ़ना कभी। तो पढ़ाई भी ऐसी ही होती है। जो तुम ये चाहते हो ना मैं थोड़े MCQ कर लूँ हो जाएगा, 100 MCQ कर लूँ हो जाएगा, पहले वो तो कर ले। जो भी करेगा वो सब फायदा ही करेगा, लेकिन तू ये मत बोल कि मैं ये करके रुक जाऊंगा। करे जा करे जा करे जा, आखिरी दिन तक, आखिरी सुबह तक करे जा, एग्जाम तक सुबह करे जा, बस एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंच जा। बस तू यही कर सकता था, तुझे यही करना है, बाकी सब रब रखा। एक और बात जो आगे नहीं आएगी इसलिए बताता हूँ, इसी तरह एबनॉर्मल इफेक्टिव्स होता है, एक वर्ड आएगा। कभी कभी जो नुकसान आपने सोचा है उतना नहीं होता। सपोज करो 5000 यूनिट हमने डाले, 400 यूनिट का नुकसान होगा ऐसा हमने सोचा, 4600 यूनिट बनेंगे ऐसा हमने सोचा, पर मान लो हमारे लेबर ने बहुत तरीके से काम किया, बहुत सतर्कता से काम किया और 4700 यूनिट बन गए। मतलब आप इसका ये मतलब नहीं है कि इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हो गया, इसका कतई मतलब ये नहीं है। मतलब ये था कि जितना नुकसान हो सकता था उतना नुकसान नहीं हुआ। 400 यूनिट का नुकसान होना था पर 300 यूनिट का ही नुकसान हुआ, तो आपके 4600 की जगह 4700 यूनिट बन गए, तो आप खुश हो गए, गांव में लड्डू बांट दिए। और भाई साहब छोरा हुआ है, अब छोरी हुई है, छोरा हुआ है, जो भी हो, खुशी के लड्डू बांट दिए। अरे सुन तो ले भाई, अब मीटर चालू हो गया। 100 यूनिट तेरे ज़्यादा बन गए, तूने पूरे गांव में लड्डू बांटे की प्रोसेस सी में 100 यूनिट ज़्यादा बने, 2100 का फ़ायदा हो गया। लेकिन सोच, जब एक गुड यूनिट बनती है तो फिर वो बैड नहीं रह जाती कि सर क्या, अरे भाई तेरे प्रोसेस में 400 यूनिट बैड एक्सपेक्टेड थे, लेकिन तेरे 300 ही बैड यूनिट तैयार हुए, तो 100 यूनिट मतलब बिगड़े नहीं बिगड़े, 100 यूनिट नहीं बिगड़े तो वो मतलब रद्दी के भाव नहीं गए, रद्दी के भाव नहीं गए तो तूने 250 रुपये गंवा दिए। कि सर समझ नहीं आ रहा, रहने दे, बात बहुत है भाई, रुक जा। 2100 रुपये खुश हो जा कि तेरा को फ़ायदा हुआ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 यूनिट की रद्दी तू नहीं बेच पाया। ये ठीक वैसी बात है कि एक शराब की बोतल जो 400 रुपये की आती है वो तूने नहीं खरीदी, तो वो शराब की बोतल अगले दिन 20 रुपये रद्दी में जाती, फिर तू वो भी गंवा देगा। तो 400 रुपये शराब की बोतल से बचाए, पर 200 रुपये जो कबाड़ से 20 रुपये जो कबाड़ से मिलते हैं वो गंवा दिए, तो आपको नेट बचत 380 की हुई। तो आपको जो नेट बचत हुई है वो 1850 की हुई है। यहाँ से क्या एंट्री बनेगी, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स टू कॉस्टिंग P&L 1850 का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सामान्य हानि 10% है, इनपुट 950 यूनिट है, असामान्य हानि 15 इकाई है, तो आउटपुट क्या है। बिल्कुल जनरल मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है, कि आपने 950 यूनिट्स लगाए, उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग की, लेबर करता है प्रोसेसिंग, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होती है, 10% तो नुकसान होगा ही ऐसा हमने सोचा। 95 यूनिट के लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे और हमने सोचा था 855 यूनिट बनेगा। इसे आप स्टैंडर्ड आउटपुट कह सकते हो,
इतना हमने सोचा कि इतना बनेगा, लेकिन ये खुद ही कह रहे हैं कि 15 यूनिट और बिगड़ गए, 855 में से 15 और बिगड़ गए। तो इसका मतलब है एक्चुअल जो आउटपुट हुआ है वो 840 का हुआ है। तो 840 यूनिट तैयार हुए हैं, ए इसका आंसर होगा। आसान सा था। नेक्स्ट, सामान्य हानि। सामान्य हानि को क्या करते हैं? प्रोसेस खाते में नाम की जाती है, प्रोसेस खाते में क्रेडिट की जाती है, नज़रअंदाज की जाती है यानी ध्यान नहीं दिया जाता, नज़रअंदाज उर्दू शब्द, या इसे लागत लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है। तो आप यूँ देखेंगे, आप प्रोसेस अकाउंट की अभी पूरा देख लेना। इसमें मैं आपको बताया था जब नॉर्मल लॉस होता है तो हमें ये एंट्री करनी होती है, नॉर्मल लॉस डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। जैसे प्रोसेस एक्स चल रहा है तो प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो आप इसकी पोस्ट, इस एंट्री में कितने खाते हैं? 2 खाते हैं। पहला खाता कौन सा है? नॉर्मल लॉस खाता। तो नॉर्मल लॉस खाता आप बनाओगे तो नॉर्मल लॉस खाते के तो डीआर में पोस्टिंग होगी, है ना, और प्रोसेस एक्स खाते के सीआर में प्रोसेस होगी। यानी जवाब आ गया है। इसने पूछा था नॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है, तो इसे प्रोसेस खाते में क्रेडिट किया जाता है। ये देख लो एक बार ज़रा कि सर थोड़ा समझाना है इसको। जैसे प्रोसेस ए अकाउंट है, इसमें उन्होंने 1400 टन माल डाला, लगाया प्रोसेसिंग के लिए। 1400 टन पे माल शुरू किया, 14,000 रुपये लागत थी और 5,000 का खर्चा था। अब इसमें 4% क्या है लॉस और 6% क्या है स्क्रैप, मतलब कुल मिलाकर 10% का इनको नुकसान होगा। इसमें से 4% का नुकसान ऐसा है कि आप कचरा भी नहीं बेच पाओगे, उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपोरेटेड हो जाएगा। और 6% कचरे के तौर पे आपको, जैसे गन्ने का जूस निकालोगे तो गन्ने के वो जो भुर्जर होते हैं या जो छिलके होते हैं वो आपको मिलेंगे, तो वो आप रद्दी के भाव बेच देना। तो इस 56 यूनिट से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एंट्री बनी नॉर्मल वेस्टेज टू प्रोसेस ए। इस वाले के लिए भी बनेगी नॉर्मल वेस्टेज टू प्रोसेस ए, यानी जीरो वैल्यू से या वैल्यू से एंट्री होगी। और फिर मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि आपने 1400 यूनिट में से 140 यूनिट का नुकसान होना है, और मैं देख रहा था 1260 यूनिट बनेंगे। और इन्होंने फिर ये किया है, इसमें एक और चीज़ बताई इन्होंने, इसमें से इन्होंने 840 यूनिट तो आगे भेज दी प्रोसेस बी को, और बाकी वेयर हाउस में जाएगी। मतलब 420 यूनिट को तो ये इसी लेवल पे, इसी रूप में, इसी तरह से बेच देंगे, और 840 को वो फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो बस ठीक है, इनकी मर्जी करें जो करें। अपन को तो नॉर्मल लॉस पूछा, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज को अपन प्रोसेस अकाउंट के सीआर पक्ष पे दिखाते हैं। नेक्स्ट, असामान्य हानि की गणना कैसे की जाती है? तो यार इतनी देर से करे जा रहे हैं, अभी फिर देख लो कि जैसे 1000 यूनिट डाले और 100 यूनिट मान लो नुकसान होगा, इसे आप स्टैंडर्ड लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस कह सकते हो, और 900 यूनिट बनने चाहिए, ये है स्टैंडर्ड आउटपुट। और मान लीजिए कि 860 बने एक्चुअल आउटपुट, तो ये 40 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस निकल के आया, एबनॉर्मल वेस्टेज निकल के आया। यानी एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ? स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, और यू कैन से एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो ये सही है पहला फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मल लॉस, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना है तो आपको नॉर्मल आउटपुट में से एक्चुअल आउटपुट लेस करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया के दौरान हुई हानि का वह प्रकार जिसे इन्वेंट्री की लागत को प्रभावित नहीं करना चाहिए। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप समझना, आपको अच्छा लगेगा। जैसे सपोज करो कि हमने 100 यूनिट इनपुट किए, ठीक है, और हमें पता है कि 10% का तो नुकसान होगा ही, ऐसा हमें पता था। ठीक है, और हम उम्मीद कर रहे थे भाई 90 यूनिट बन के तैयार हो जाएंगे, वी वर मेंटली रेडी कि 90 यूनिट बन जाएंगे। मान लीजिए कि लेबर ने लापरवाही से काम किया, ढंग से काम नहीं किया, या रॉ मटेरियल बहुत ही घटिया क्वालिटी का आ गया, 80 यूनिट ही तैयार हुए। अब यहाँ से गेम शुरू होती है, रियल लाइफ गेम। सपोज करो आपका ये जो प्रोसेस चला, इसमें आपकी 7,200 रुपये कॉस्ट आ गई। ठीक है, आपने ये प्रोडक्शन किया, अब तक के जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। अब तक आपका 7,200 रुपये खर्चा आ गया। अब अगर आपने ये सोचा, जो कि अधिकतर बच्चे सोचेंगे कि 7,200 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट है, तो बताओ हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? तो वो बोलेंगे कि सर हमारे एक्चुअल में तो 80 यूनिट बने, तो 7,200 डिवाइडेड बाय 80 करके उनके हिसाब से हमारी पर यूनिट कॉस्ट है 90 रुपये। गलत तरीका।
अगर आपने ये सोच लिया कि 90 रुपये कॉस्ट है हमारी, मान लो, और फिर आपने ये सोचा कि मैं बाज़ार में सपोज करो 120 रुपये में बेचूंगा, 30 रुपये मार्जिन लेके, सपोज करो आपने 120 रुपये बेचना सोचा, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो और अब बाज़ार आपके लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि सोचो, मान लेते हैं कि आपके जैसा ही एक और प्रोड्यूसर है, आपके यहाँ एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसके यहाँ तो ज़रूरी नहीं है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ हो। हाँ, नॉर्मल लॉस तो हम जिस तरह की इंडस्ट्री में हैं, नॉर्मल लॉस टेक्निकल और इंजीनियरिंग तरीक़ों से निकलता है, तो अगर हमारे यहाँ लॉस होता है तो उसके यहाँ भी होगा, अगर वो सेम प्रोडक्शन बनाता है तो। सपोज़ कर लेते हैं कि वो बिल्कुल आप जैसा ही है, उसकी भी 7 या 200 रुपये कॉस्ट आई, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसकी एबनॉर्मल लॉस नहीं हुई, तो उसके यहाँ 90 यूनिट का आउटपुट हुआ होगा, जो कि होना भी चाहिए था। ऑन अ जेन्युइन ग्राउंड 90 यूनिट का उत्पादन ही होना चाहिए था। तो वो अपनी लागत कितनी रुपए मान के चलेगा? वो अपनी लागत 80 रुपये यूनिट लेके चलेगा। तुम अपनी लागत 90 रुपये लेके चल रहे हो, अगर 90 रुपये लेके चल रहे हो, मान लो तुम 5 रुपये भी कमा रहे हो, तो तुम भाव लगाओगे, ग्राहक को भाव बताओगे, ग्राहक को भाव कोट करोगे 95 रुपये, और अगर इसने 5 रुपये लाभ जोड़ा तो ये प्राइस कोट करेगा 85 रुपये। तो ग्राहक किसके पास जाएगा? ग्राहक ऑब्वियस सी बात है इसके पास जाएगा, तो तुम्हें ग्राहक नहीं मिलेगा। अब आपको लगेगा मैं सही तो निकाल रहा हूँ सर, 85 में कैसे दे दूँ, 85 में कैसे दे दूँ, 90 तो मेरी लागत है। तू लागत गलत निकाल रहा है। तू अपनी लागत निकालते समय इस एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर कर रहा है, जो कि एबनॉर्मल है, जो कि एबनॉर्मल है। ये रोज नहीं होता, ये रोज नहीं होता, तो फिर तू उसको इतना कंसीडर क्यों कर रहा है? ये कभी कभी होने वाली असाधारण घटना है, इसलिए कॉस्टिंग निकालते समय तुझे इससे अपने डिसीजन मेकिंग को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मतलब डोंट अलाउ दिस आइटम टू इन्फ्लुएंस योर कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग इस चीज़ से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। होप मैं समझा पाया। तो अगर प्रक्रिया के दौरान वो हानि जिससे हमें इन्वेंट्री की लागत को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, वो है एबनॉर्मल लॉस। हमें बाकी सारे लॉसेस को कंसीडर करना चाहिए। अगर कोई लॉस होता ही होता है, नॉर्मल लॉस है, इस सीज़न में वो लॉस होता ही है, तो उन सबको टेक इन अकाउंट, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। पर एबनॉर्मल लॉस को जस्ट एक बुरा सपना मान के भूल जाना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना कि यार किसी दिन कोई ख़राब हो जाए, कोई कभी कभी दिन होता है ख़राब हो जाए, जैसे ज़्यादा ज्ञान मत दो, नहीं, कभी कभी दिन ख़राब हो जाए तो ऐसा नहीं कोई ज़िंदगी ख़राब है। हो गया यार, होता है। कोई आदमी काना निकल गया, ख़राब निकल गया, तो ऐसा तो ना सब लोग ख़राब हैं। डोंट जनरलाइज। जैसे आज तो आप बहुत ज्ञान दे रहे हो, इतना ना हम आपका झेलेंगे नहीं ज्ञान। उत्पादक के सतर्कतापूर्ण प्रयासों के कारण उत्पादन में वास्तविक हानि उत्पादक द्वारा अनुमानित सामान्य हानि से कम होती है, तो वो क्या कहलाती है? बहुत ही किताबी लैंग्वेज है, बहुत ही बुकिश सी लैंग्वेज है कि मान लीजिए कि प्रोड्यूसर ने बहुत सतर्कता से काम किया, बहुत ही विजिलेंट होकर काम किया। जैसे सपोज करो हमने 1000 यूनिट इनपुट किया, ये लगातार क्वेश्चन इस पे चल रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में टॉपिक चेंज होने वाला है। 1000 यूनिट मान लीजिए हमने इनपुट किए, हमारे इंजीनियर्स के हिसाब से है कि सर 10% तो देखो नुकसान होगा ही होगा। ये नुकसान पता है कैसा है? सोचो आप 1 घंटा पढ़ाई करने बैठे, 60 मिनट पढ़ाई करने बैठे, कितना ही तुम तुर्रम खान हो, कितने ही पढ़ेसरी हो, 60 मिनट में तुम 60 मिनट का आउटपुट नहीं निकाल सकते। तुम्हें पानी भी पीना पड़ेगा, बाथरूम करने के लिए भी जाओगे, उसे ज्ञान मत दो बाथरूम करने भी जाओगे, और क्या करोगे? 2 मिनट व्हाट्सएप देख लूँ, वो भी देखोगे, मम्मी आवाज़ लगा के दूध पी ले, दूध भी पीने जाओगे। ये सब तुम्हारे उन्हीं 60 मिनट में होगा। तो मान के चलो 15 मिनट का नाश तो तुम करोगे ही करोगे। यानी इस केस में हो गया 25%। तुम्हें 10% बुरा लग रहा है, तुम 25% की ऐसी की तैसी कर दियो। फिर भी 45 मिनट भी पढ़ लिया ना, तो भी बहुत बड़ी जंग जीत गए। तो जब मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ 10-12 घंटे पढ़ाई कर, तो मैं कहने का मतलब होता है 12 घंटे बैठ, 8-9 घंटे पढ़ लियो। 12 घंटे की तो सीटिंग होती है, निकलते तो 8-9 घंटे ही हैं। खैर, 1000 यूनिट में से 100 यूनिट बिगड़ेंगे और 900 बन के तैयार हो जाएंगे। पर मान लीजिए मज़दूरों ने पूरी जान लगा दी, मशीनें भी टनाटन ओके काम कर रही हैं, फॉरमैन भी छाती पे आके खड़ा हुआ है, 100 यूनिट बिगड़ने ही नहीं दी, मान लेते हैं 80 यूनिट ही बिगड़ने दी। तो अब क्या हुआ? 920 यूनिट बन गई। ऐसा नहीं है कि इनपुट से ज़्यादा बन गई, पर जितना लॉस होना था उतना लॉस होने नहीं दिया। बात यहाँ पे आ गई कि अगर प्रोड्यूसर के विजिलेंट एफर्ट्स की वजह से जो वास्तव में नुकसान हुआ वो कम हुआ, जो आप अनुमान करके बैठे थे, जो स्टैंडर्ड लॉस था उससे अगर कम नुकसान हुआ, तो इस 20 को बोलेंगे बचत, फ़ायदा।
इंग्लिश में बोलते हैं एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव्स। सबसे सही शब्द है इफेक्टिव्स, क्योंकि तुमने बहुत ही इफेक्टिवली काम किया, इसीलिए आपकी 20 यूनिट एक्स्ट्रा जनरेट हो पाई हैं। तो दिस इज इफेक्टिव्स। पूरी कहानी में से ये असामान्य बचत है। ऐसा भी नहीं है कि तुम रोज रोज ऐसा कर लोगे। ये ठीक वैसी बात है कि तुम वैसे 60 मिनट में से 45 मिनट का आउटपुट निकालते हो, तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कसम ही खा ली, आज तो साला ना वॉशरूम करने जाऊंगा ना मम्मी दूध के लिए आवाज़ देंगी तो उनकी सुनूंगा, बस एक बार ब्रेक लूंगा व्हाट्सएप के लिए, वो तो चाहिए। तो भाई तुमने 55 मिनट नॉन स्टॉप पढ़ाई कर डाली। तो ये जो 10 मिनट का तुमने समय बचाया ना, मुझे पता है तुम रोज रोज नहीं बचाओगे, ये कोई नॉर्मल गेन नहीं है, ये कभी कभार देवी की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुमने ऐसा कर दिया। तो ये एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असामान्य बचत। इतना पैराग्राफ लिखा है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा आराम से। किसे कहाँ मिलेगी? पीडीएफ में। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ऐप में। असामान्य अधिलाभ, एबनॉर्मल गेन और इसकी लागत को प्रक्रिया खाते में कहाँ दिखाया जाता है? तो सोचो, आपने 1000 यूनिट का हिसाब समझा रहा हूँ, आपने 1000 यूनिट इनपुट किए। मान लेते हैं कि 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस होना है, तो बनने कितने चाहिए? 900। पर जैसे मैंने बताया बहुत तुमने ढंग से काम किया तो 920 बन गए। तो ये तो मिसमैच हो गया, यहाँ 1000 है, यहाँ 1020 हो गया, तो यहाँ 20 यूनिट यहाँ आएंगे, तो 20 यूनिट को यहाँ लिखेंगे, टू एबनॉर्मल गेन। तो एंट्री क्या बनेगी अगर ये प्रोसेस खाता है? तो प्रोसेस अकाउंट DR टू एबनॉर्मल गेन। तो नाउ इसका क्वेश्चन ये था कि एबनॉर्मल गेन जो हो जाता है और उसकी जो वैल्यू है उसे प्रोसेस खाते में कहाँ दिखाया जाता है? तो इसे प्रोसेस खाते के DR पक्ष में दिखाया जाता है, प्रोसेस खाते के DR पक्ष में दिखाया जाता है। तो किस तरह से तो याद करना पड़ेगा कौन सी चीज़ DR कौन सी चीज़ CR नहीं, अगर आप समझ लोगे ना, अगर आप समझ लोगे तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। ये देखो प्रोसेस C खाते की छवि दिमाग में देखो, इन्होंने तो क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। अकाउंट्स क्या होता है? हम बोलते हैं ना अकाउंट्स क्या है? भाषा है, हमें वो भाषा समझ में आनी चाहिए। जैसे हमें फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, वैसे हमें ये वाली भाषा भी समझ में आनी चाहिए। तो मान लीजिए आपने 8000 इकाइयाँ लगाई, मशीन पे खर्चा किया, लेबर पे खर्चा किया, डाइट खर्चा किया, और 5% नुकसान होना था। तो 8000 में से 5% का नुकसान होना था, तो इसका मतलब 7600 इकाइयाँ बननी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि 7700 इकाइयाँ बन गई, 7700 इकाइयाँ बन गई, तो 100 इकाइयाँ फालतू बन गई, तो वो 100 इकाइयाँ तुम यहाँ लिखोगे और उसको लिखोगे एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है कि 100 इकाइयों की वैल्यू 2100 कैसे आई? क्योंकि तुमने ये डेबिट में खर्चे लिखे। फिर यहाँ से एक चीज़ है जो अभी आएगी, पर मैं बता देता हूँ। पहले आपको ये सारा जो खर्चा है वो जोड़ना पड़ेगा, यानी जो पहले नॉर्मली होता है ना, पहले वो दिखना पड़ेगा। जैसे क्या सर? 128, 3000, 25000, 4600। आपको पता है इन जनरल इतना रुपया खर्च होता है और रद्दी बेच के इतना रुपया मिलता है, यानी तुम अच्छे से जानते थे कि आपकी इन नॉर्मल डेज कॉस्ट कट कुटा के नेट कॉस्ट जो आएगी स्क्रैप बेचने के बाद वो 159,600 आएगी। और जो उत्पादन हम सोच रहे थे वो है 7600 का, 7700 का हुआ है। वो एक सच्चाई है जो कभी कभी होती है। जनरली 7600 यूनिट के लिए हम ये खर्च करते हैं, तो नॉर्मल कॉस्ट में हम नॉर्मल जो आउटपुट होता है उसका भाग लगाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारी एक यूनिट की कॉस्ट 21 रुपये है। तो अब हमारे जीवन में खुशी आई है क्योंकि 100 इकाइयाँ फालतू बनी, 100 इकाइयाँ फालतू बनी, तो आपको 2100 रुपये का फ़ायदा हुआ। और मैंने एक डेढ़ ज्ञान दिया था, वो डेढ़ ज्ञान दोहरा देता हूँ। भले आपको ये लग रहा हो कि आपको 2100 रुपये का फ़ायदा हुआ, और मैं इसको देख के आपको बता सकता हूँ कि ये अपना कचरा भी 2.5 रुपये के भाव में बेचते हैं, तो आपका 250 रुपये का कचरा नहीं बिका, तो आपकी जो नेट इफेक्टिव्स आएगी वो नेट इफेक्टिव 1850 आएगी। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ केवल कुछ बच्चों को समझ में आएगी, बस केवल कुछ बच्चों को ही समझानी है, ताकि मैं बता सकूँ कि मैं किस लेवल तक पढ़ा सकता हूँ। मोटे तौर पे आपको 2100 का फ़ायदा हुआ, आपकी एंट्री हुई प्रोसेस सी अकाउंट DR टू एबनॉर्मल इफेक्टिव्स ने ये पूछा था कि एबनॉर्मल गेन को कहाँ दिखाओगे, तो हम इसको DR पक्ष में दिखाएंगे। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेंगे ये अभी मैं एक दो बार और बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रक्रिया की सामान्य लागत में उस प्रक्रिया के सामान्य उत्पादन का भाग देगा। देखो यहाँ पे वास्तविक उत्पादन नहीं लिखा है, यानी जनरली जो हमारी कॉस्ट आती है उसमें जनरली जो हम आउटपुट करते हैं
उसको भाग लगाओगे तो आपकी CPGU आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोला, कॉस्ट पर गुड यूनिट बोला। कॉस्टिंग के बाकी सारे चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि ऊपर टोटल कॉस्ट रखो, नीचे जो एक्चुअल आउटपुट हुआ वो रखो, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आएगी। वो बात सही है, लेकिन इस चैप्टर में चूंकि नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल गेन के पंगे हैं, तो इसलिए जैसे इसको देखो, इन जनरल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमने 10,000 यूनिट लगाए, 50,000 माल पे लगे, 5,000 मशीन पे लगे, 20,000 लेबर को दिए, 11,000 और खर्चा किया। हमने कितना खर्चा किया? 86,000। तो हमने 86,000 रुपये लगाया। हमें पता था, क्या पता था? कि इसमें 500 यूनिट रद्दी हो जाएंगे और उससे हमें 500 रुपये वसूल होंगे। तो हम ये जानते थे कि हमारी जो शुद्ध लागत आएगी वो 85,500 रुपये आएगी। और हम ये भी जानते थे कि हम 10,000 यूनिट इनपुट करेंगे, 500 यूनिट उसमें से नुकसान हो जाएगा, तो 9,500 यूनिट बनेंगे। अब ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है कि इस क्वेश्चन में वास्तव में 9,000 यूनिट बने, ये एक अलग बात है। वरना हम जो उम्मीद कर रहे थे वो था कि 9,500 यूनिट बनेंगे। यानी जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो हम 9,500 यूनिट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे को बहुत दिमाग खराब होता है, खुद मेरा भी खराब हुआ था जब मैंने कभी बचपन में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी, से 2002 में, 3 में, नहीं 6 में, 2005, हाँ नहीं 3 में, ठीक है, 2002 में मेरा 12th हो गया था, 2003 में पढ़ा था, बस फाइनल बता दिया। अब ये 2020, तो मतलब यहाँ पे क्यों दिमाग खराब होता है कि सर एक्चुअल में तो आउटपुट 9,000 हुआ ना। नहीं, हम 9,500 मान के चल रहे थे। तो फिर इसमें काट पीट कर लेना, जैसे 5 से काटो 19, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 5, 171, 19, 9, अरे क्या बात है, 9 रुपये यूनिट। तो एक यूनिट हमारे लिए 9 रुपये मायने रखता है। और इसका मतलब है 500 यूनिट का बिगड़ना हमें 4,500 का झटका दे जाएगा। ये झटका बाद में कॉस्टिंग P&L खाते में लिखा जाएगा, लेकिन ये 4,500 का नुकसान 4,500 का नहीं होता। अंदर की बात बताऊँ तो 4,000 का नुकसान होता है, बाद में बताएंगे कैसे। ख़त्म हो गया। मैं यह बताना था, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस में आप जब नॉर्मल प्रोडक्शन का भाग लगाते हो तो जो आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट। एक अच्छी इकाई की लागत 9 रुपये है, और जब एक अच्छी इकाई नहीं बनती है, 500 इकाइयाँ बिगड़ जाती है, तो हम 4,500 रुपये गंवा देते हैं। जो 9,000 इकाइयाँ बन के अच्छी तैयार होती हैं वो हम आगे भेजेंगे, तो हम सामने वाले प्रोसेस जो हमारा भाई है, बड़ा भाई है, उससे हम 81,000 चार्ज करेंगे। ये कॉस्ट पर गुड यूनिट कहलाएगा। कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, कैसे प्रोसेस चलती है। एक दो क्वेश्चन और, फिर अपन जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। 100 यूनिटों को 160 रुपये की लागत के योग पर संसाधित किया जाता है, यानी प्रोसेस किया जाता है। सामान्य हानि 10% है और रद्दी यूनिट 25 पैसे के हिसाब से बेची जाती है। उत्पादन अगर 80 यूनिट है तो असामान्य हानि का मूल्य क्या है? अब आप इसको थ्योरी क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें ये प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस अकाउंट है, XYZ ABC जो भी लिखना चाहो। इसमें हमने 100 यूनिट इनपुट किए हैं, ये यूनिट का कॉलम है, और उसमें हमने खर्चा किया है 160 रुपये का। हमें पता था कि 10% का नुकसान नॉर्मल है, 100 का 10% 10 यूनिट होता है, और ये 10 यूनिट हमें 25 पैसे में बेचने से हमें 2.5 रुपये मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम जानते थे कि 160 रुपये हमारे लगेंगे, 2.5 रुपये हमारे वापस आ जाएंगे। हमारी नॉर्मल कॉस्ट 157 रुपये 50 पैसे होगी, और 157 रुपये 50 पैसे में हमें 90 यूनिट तैयार मिलेंगे। 100 - 10, 90 यूनिट तैयार मिलेंगे। कैसे करेंगे सर? ये पॉइंट उड़ा दो, ये 2 जीरो ले लो। कि सर फिर क्या करेंगे? काटो, 0, 0 से पॉइंट, 0 से एक और पॉइंट, 9 का भाग लगाओ। कि सर आप लगा लोगे? हाँ लगा लूँगा। 9 एकम 9, 67 बच गए, 9 सत्ते 63, 4 45, 1 रुपये 75 पैसे। हमारी जो लागत आई है वो आई है 1 रुपये 75 पैसे पर यूनिट। अब मैं आपको दुख भरी खबर बताता हूँ। 100 यूनिट में से 10 यूनिट के बाद 90 यूनिट की हम आशा कर रहे थे, लेकिन उत्पादन 80 यूनिट का हुआ, तो 10 यूनिट बिगड़ गए। 10 यूनिट बिगड़ गए तो 10 यूनिट, 1 यूनिट 1 रुपये 75 पैसे का होता है, तो 10 यूनिट का मूल्य 17 रुपये 50 पैसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 रुपये 50 पैसे है। इसमें ये जो 10 यूनिट बिगड़ गए, इनका वैल्यूएशन 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से किया जाएगा।
और जो माल सच्ची में बन के तैयार हुआ वो 80 यूनिट है, और उनको अपन 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। 80 और 60 140 रुपये। इस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट कॉलम 160 से मैच कर जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ये भी पूछ सकता था कि जो तैयार माल आगे गया हो उसकी वैल्यू क्या है, तो वो 140 रुपये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब किसी प्रक्रिया में सामग्री से प्रमुख उत्पाद का उत्पादन करते समय आनुषंगिक रूप से कुछ अन्य गौण वस्तुएं उत्पादित हो जाती हैं जो विक्रय योग्य अथवा व्यवहार योग्य होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? When during the production of a main product, जब आप कुछ बनाने जा रहे थे, उसको बनाते समय some other items are produced incidentally, साथ ही साथ कुछ और यूनिट्स भी बन जाती हैं, which are sellable और usable, these are called। तो इसको अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब हम कोई मेन चीज़ करने चले थे, उसके साथ साथ जो थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट होती है, हमारा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं था, पर वो बनेगी, बन जाती है, तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। 3 कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, ये भी अपने को समझ में आ जाएगा। मेन प्रोडक्ट के दौरान आनुषंगिक रूप से, यानी साथ ही साथ में जो खुद से ही चीज़ें बन जाती है, उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। जनरली जो वो कहें बाय प्रोडक्ट होता है, वो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट होता है, लेस इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सपोज करो आपका उद्योग है खाद्य तेल उद्योग, यानी आप एडिबल ऑयल, खाने लायक ऑयल है वो बनाते हो, तो मेन आप क्या बनाने चले, ऑयल। लेकिन उसमें साथ ही साथ में खली बनी, वो खलीफा, वो फाइटर, नहीं WWE रेसलर नहीं, खली नाम है उसका, भले ठीक है। अगर आपने वो तेल की घानी देखी होगी ना, तेल की घानी में वो कोल्लू का बैल चलता है, यहाँ वैसे मैन्युअली भी मतलब होता है, तो उसमें तिलों से हम तेल निकालते हैं, साथ ही साथ जो चूरा निकलता है ना, वो जानवर के खाने में काम आता है, वो खली होता है। साबुन उद्योग में हम साबुन बनाने जाते हैं, ग्लिसरीन निकलता है। रुई उद्योग में हम रुई के लिए जाते हैं, बिनौले भी निकलते हैं। चीनी उद्योग में हम चीनी बनाने जाते हैं, शीरा मोलेसिस भी बनता है। डेयरी उद्योग में हम मक्खन पनीर बनाने जाते हैं, छाछ भी निकलती है। कोक उद्योग में कोक निकालने जाते हैं, गैस डामर भी बन जाता है। ये सब साथ ही साथ हो जाते हैं, जो थोड़े से गौण होते हैं, थोड़ी सी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के होते हैं। अगर आप ऑयल रिफाइनिंग में जाते हो तो सल्फर और रासायनिक खाद बन जाते हैं, तो ये सब बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक और आ गया, अभी बाय प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि बाय प्रोडक्ट के विक्रय मूल्य को आप क्या करेंगे। सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए ऑयल सीड्स, जो तिल होते हैं, उनसे तेल बनाने चले, मान लीजिए खली बन गई, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी कुछ वैल्यू होगी। उसकी जो वैल्यू होगी, भले वो स्टैंडर्ड वैल्यू ले लो या बाजार भाव ले लो, जो भी ले लो, उतनी वैल्यू को हम क्रेडिट करते हैं। यानी अगर अकाउंटिंग वाइज आप देखोगे तो हम स्क्रैप की जिस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, उसी तरह से हम बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग करते हैं। फ़र्क ये है कि स्क्रैप कचरा वो एज इट इज़ बेच दिया जाता है, बाय प्रोडक्ट को भी हो सकता है हम एज इट इज़ बेचें, लेकिन उसकी एक मार्केट आइडेंटिटी होती है। भले ही वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का होता है, पर उसकी मार्केट आइडेंटिटी होती है, और हो सकता है उसको हम फर्दर प्रोसेस करके बेचें। लेकिन कुल मिला के जो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है, उससे आप अपनी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप तिल से तेल बनाने चले हो, तो जो आपका खर्चा आया वो DI में लिखो। उससे जो खली बनी, से 1 लाख रुपये खर्चा आया और 1200 रुपये की खली बनी, तो 1200 रुपये आप क्रेडिट साइड भी लिखो, इससे आपकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। तो बाय प्रोडक्ट का जो विक्रय मूल्य है या जो उसकी यूजेबल वैल्यू है, उसे आपको क्या करना है, उसे आपको प्रोसेस खाते में CR करना है, क्रेडिट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, जैसे इन्होंने मेन प्रोडक्ट X प्रोसेस चल रही है, 71,000 रुपये इन्होंने खर्चा किया, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं थोड़ा घुमा हुआ ऐसे समझाऊँ। इससे इनका बाय प्रोडक्ट बना, और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू 650 कैसे आई, वो भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने क्या किया, वो जैसे खली बनी ना, उस पर इन्होंने 350 रुपये खर्चा किया। 350 रुपये खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलते हैं, उसको करने से इनको 1000 रुपये वैल्यू मिली। अब समझना, 350 खर्चा करने से इनको 1000 रुपये वैल्यू मिली, मतलब उससे पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 650 रुपये थी।
उससे पहले उस खली की वैल्यू क्या थी, 650 रुपये थी। तो 650 रुपये से आप अपनी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दोगे, यानी वैसे हमारी कॉस्ट 71,000 रुपये लगी, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसकी यूजेबल वैल्यू 650 है, तो हमारी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 70,350 रुपये। ये बाय प्रोडक्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि बाय प्रोडक्ट की सेलिंग वैल्यू को या यूजेबल वैल्यू को क्रेडिट कर दिया जाता है। बाय प्रोडक्ट के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आगे वाली स्लाइड में, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। ये इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, मेन प्रोडक्ट आप क्या बनाने चले और बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिला वो सब यहाँ लिखा हुआ है। बाय प्रोडक्ट को डिफाइन भी किया गया है, वो सारा तुम पढ़ लेना, होशियार बच्चे हो। नेक्स्ट कहता है कभी कभी एक ही प्रक्रिया, जिसके लिए एक ही प्रक्रिया शब्द आएगा या समान प्रक्रिया शब्द आएगा, कभी कभी एक ही प्रक्रिया में दो या दो से अधिक वस्तुएं बराबर महत्व की एक साथ निर्मित की जाती हैं और प्रत्येक वस्तु की पूर्णता के लिए आगे अन्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, तो उन्हें कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी आप आपके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन वो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा भाई है छोटा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं कह सकते, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हैं, तो उनको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। इंग्लिश में वर्ड देखना, जॉइंट प्रोडक्ट, संयुक्त उत्पाद, इसकी हिंदी बनेगी संयुक्त उत्पाद कहा जाता है। जैसे अगर आप ऑयल रिफाइनरी में जाते हो, ऑयल की रिफाइनरी करते हो, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, तो क्रूड ऑयल से कैरोसिन बनता है, गैसोलिन बनता है, आपका पैराफिक्स वैक्स बनता है, डीजल बनता है, कोल तार बनता है, पेट्रोल लिखा हुआ नहीं आया, पेट्रोल बनता है, तो ये सब बनते हैं। तो ये सब इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हैं। अगर आप डेयरी उद्योग में जाओ तो इससे आपका मक्खन, आइसक्रीम, क्रीम, मक्खन निकला हुआ है, स्किम्ड मिल्क, ये सब, तो ये सब जो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले होते हैं ना, वो उनके लिए जॉइंट प्रोडक्ट वर्ड आता है। कि सर ये इसी टॉपिक में है क्या? बिल्कुल। प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर 4-5 सब पार्ट है। प्रोसेस क्या होता है, लॉस के जो टाइप हमने पढ़े, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और अब ये है बाय प्रोडक्ट सुन लिया, एक जैसा यानी इक्वल इंपॉर्टेंस वाला प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट होता है वो सुन लिया, एक और अभी और आएगा। ये क्वेश्चन अब आपकी ऐसी प्रैक्टिस नॉलेज चेक कर रहा है कि अभी आपने लिस्ट ढंग से देखी या नहीं देखी। तेल शोधन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से संयुक्त उत्पाद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री। तो जब आप ऑयल रिफाइनिंग करने जाओगे तो कैरोसिन निकलेगा, गैसोलिन निकलेगा, डीजल निकलेगा, लेकिन क्रीम ये तो डेयरी उद्योग के लिए है, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल तो है पर ये डेयरी उद्योग का है। दे आर आस्किंग ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, तो इतने आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए भी सामान्य विज्ञान पढ़ी हुई होनी चाहिए। निम्नलिखित में से संयुक्त लागतों को संयुक्त उत्पादों के मध्य अनुभाजित करने का आधार नहीं है। अब आप ढंग के प्रैक्टिकल चीज़ समझना। सपोज करो आपने एक जॉइंट प्रोसेस किया, मतलब आपने एक प्रोसेस किया, उसमें आपका मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, ये सब खर्चा 5 लाख हुआ, और 5 लाख से आपका पेट्रोल भी बना, डीजल भी बना, और भी मान लीजिए कैरोसिन बना। अब आप इस 5 लाख रुपए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो अभी पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन की जगह मैं इसको XYZ बोल रहा हूँ कि आप इस 5 लाख रुपए से आपके XYZ नाम के जॉइंट प्रोडक्ट बने, तो आप इस 5 लाख को कैसे बांटोगे? तो या तो आप इसे बांटोगे मात्रा के अनुपात में, यानी इनकी क्वांटिटी के रेशो में, या आप इनके सेलिंग प्राइस के रेशो में बांटोगे। सेलिंग प्राइस भी 2 तरह के होते हैं, एक इस पॉइंट पे और एक होते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग। तो सेलिंग प्राइस बिफोर प्रोसेसिंग रेशो में या सेलिंग प्राइसेस आफ्टर के रेशो में, और एक रिवर्स कॉस्ट मेथड भी होता है। तो अगर आपको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप फिजिकल आधार पे बांट सकते हो, हाँ। आप उसकी एवरेज यूनिट कॉस्ट, यानी मान लो ये सब का क्वांटिटी जोड़ दो, 5 लाख डिवाइडेड बाय सब मिला के बना मान लो 4000 यूनिट, तो आप एवरेज कॉस्ट कर दो, और एवरेज कॉस्ट के आधार पे भी बांट सकते हो। आप इसे मार्केट वैल्यू के आधार पे बांट सकते हो, लेकिन ये कोई बांटने का आधार नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आपको अगर आपको कभी जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो आप फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम के आधार पे बांट सकते हो, एवरेज यूनिट कॉस्ट के आधार पे बांट सकते हो, मार्केट वैल्यू के आधार पे बांट सकते हो। आगे एक मेथड होता है, रिवर्स कॉस्ट मेथड होता है, उसमें सेल में से प्रॉफिट हटा के टोटल कॉस्ट में से बिफोर आफ्टर कॉस्ट एग्रीगेट करके इस आधार पे भी निकाल सकते हो। अब
ये अब प्रोडक्ट का तीसरा टाइप आ रहा है, ऐसे उत्पाद जो एक ही उत्पादक द्वारा निर्मित किए जाते हैं परंतु वो किसी समान प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होते। मतलब बनाने वाला उसको एक ही है, एक ही समय में वो बनाए जाते हैं, लेकिन वो सेम प्रोसेस से नहीं बनते, तो बस वो साथ साथ बन रहे हैं। वो साथ साथ अगर बन रहे हैं तो उनको को प्रोडक्ट बोलेंगे, उनको को प्रोडक्ट बोलेंगे। इसका बढ़िया आइटम है बेकरी। बेकरी वाला सोचो, टोस्ट बनाता है, रूल बनाता है, केक बनाता है, खारी बनाता है, सर ज़्यादा मत बताओ मुंह में पानी आ रहा है, बहुत सारे आइटम बनाता है ना, लेकिन उन सबको बनाने का तरीका अलग अलग है। बनाने वाला प्रोड्यूसर एक ही है, लेकिन वो जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है, को प्रोडक्ट है। तो को प्रोडक्ट की खासियत है, आप पढ़ लेना सारी। हिंदी में इसके लिए सह उत्पाद सही शब्द है। तो तीनों के लिए अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी वर्ड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज केक। अरे केक, बिस्किट और ब्रेड का उत्पादन करने वाली बेकरी का उपचार किस रूप में किया जाना चाहिए? क्या वो जॉइंट प्रोडक्ट है? जॉइंट प्रोडक्ट की खासियत है एक ही प्रोसेस से, जैसे क्रूड ऑयल की रिफाइनरी होगी ना, उसमें इतने लेवल तक उसको गर्म करोगे तो पेट्रोल बनेगा, इतने लेवल पे गर्म करोगे तो डीजल बनेगा, इतने लेवल पे जाओगे तो एविएशन टरबाइन फ्यूल बनेगा। वो सब जो प्रोडक्ट के लिए हम वैसे हम बनाने जाते हैं, मेन जिसके पीछे हम जाते हैं, वो मेन प्रोडक्ट होता है। उसके साथ साथ ही अगर कोई कम इंपॉर्टेंस का, उसी प्रोसेस से कम इंपॉर्टेंस का प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन ये जो ताज़ा एग्जांपल है, केक, बिस्किट, ब्रेड बनाने वाला, या मैं एक एग्जांपल और देख रहा था कि अगर मान लो कोई ऑटोमोबाइल वाला है, वो कार भी बनाता है, वो मान लीजिए एक्टिवा भी बनाता है, तो ऐसा नहीं कि कार बनाते बनाते एक्टिवा भी साथ में बन जाती है, वो तो बनानी पड़ती है साथ में, मतलब अलग से बनानी पड़ती है। वो कोई इसके साथ नहीं है कि कार बनाते बनाते एक एक्टिवा निकल गई उसके अंदर से, ऐसा नहीं होता। तो वो फिर को प्रोडक्ट का एग्जांपल है। तो ये भी नहीं है कि केक बनाते बनाते बिस्कुट निकल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक दो टॉपिक बचे। अंतर प्रक्रिया लाभ, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में एक प्रक्रिया का आउटपुट किसी एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में इस पे नहीं बल्कि इस वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जनरली ऐसा होता है कि प्रोसेस एक्स में जो खर्चा होता है, यहाँ आते आते हम प्रोसेस वाई को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जनरली कॉस्ट पे ट्रांसफ़र होता है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को माल जो होता है वो कॉस्ट पे ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपस में लाभ कमाना चाहें, तो जैसे मान लो 5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है, लेकिन मैं उसे 6 लाख रुपए पे दूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उसे मार्केट प्राइस पे दे रहा हूँ। उसमें एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से लाभ कमाती है। तो जहाँ ऐसा होता है तो उसे अंतर प्रक्रिया लाभ बोलते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। उस केस में, इस वाले केस में, एक प्रोसेस का आउटपुट अगली प्रोसेस को जब जाता है तो वो कॉस्ट पे नहीं जाता बल्कि मार्केट प्राइस या जो आपस में अग्रीड प्राइस होता है उस पे जाता है। यहाँ पहले कॉस्ट आएगा, यहाँ मार्केट प्राइस आएगा। इसका बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन जब आप इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कमाते हो, जब एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से लाभ कमाती है, तो एक लेखांकन समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की समस्या। अप्राप्त लाभ, या एक हिंदी में शब्द आएगा न वसूल हुए लाभ की समस्या आएगी। ऐसा इसलिए होता है जैसे एक्स प्रोसेस ने वाई प्रोसेस को मान लीजिए 5 लाख का माल 6 लाख रुपए में दे दिया, फिर इसने इसके ऊपर और खर्चा करना शुरू किया। यहाँ तक आते आते इनकी 10 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई मान लो। अब 10 लाख में से सपोज करो प्रोसेस वाई ने 90% माल जेड को दे दिया और 10% माल खुद के पास रख लिया। तो इनकी चूंकि प्रोसेस वाई की लागत 10 लाख है, तो 10% माल की ये लागत सोचेंगे कि ये लागत 1 लाख रुपए है। ये अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं। प्रोसेस वाई का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू 1 लाख है, इनके हिसाब से सही है। लेकिन संस्था की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि मुझे अगर बैलेंस शीट बनानी है, कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक जो वाई है उसे 1 लाख रुपए नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट शामिल है। क्योंकि एक्स से माल जब वाई के पास गया था, तो उसमें एक्स ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया था। तो वो जो प्रॉफिट होता है वो इस 1 लाख के अंदर कहीं ना कहीं अटक जाता है। अब कैसे निकालते हैं उस पर मत जाओ। तो एक समस्या जो आती है वो अनरियलाइज प्रॉफिट या
अप्राप्त लाभ की समस्या आती है जब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होते हैं तो। और बस लास्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। बहुत सारे कोर्सेज में तो होता नहीं है, तो इस तक मत जाना आप भले, पर सुन लो। अर्धनिर्मित इकाइयों को पूर्णता के स्तर के आधार पर पूर्ण निर्मित इकाइयों में परिवर्तित करने हेतु कौन सा विवरण पत्र बनाया जाता है? सेमी फिनिश्ड यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली फिनिश्ड यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कंप्लीटनेस। विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग दैट? इसका पहले आंसर बता दूं। इसका आंसर है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब ये होता क्या है, इसका बिल्कुल सरल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आपका एग्ज़ाम है, 7 दिन बाद एग्ज़ाम है। आज आपने 4 चैप्टर तैयार किए और 5वां चैप्टर आपने आधा तैयार किया। तो अगर आपके पापा शाम को रोज़ आपकी रिपोर्ट लेते हैं कि आज बेटा कितनी पढ़ाई की, तो क्या बताओगे? 4 चैप्टर करे, 5 करे या 4.5? सही मैथमेटिकल तरीका है कि आप पापा को बोलोगे 4.5 चैप्टर किए। ये 4.5 क्या होता है? ये होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हमने 4.5 चैप्टर के बराबर पढ़ाई करी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर आपके पास कुछ वर्क इन प्रोसेस है, तो वर्क इन प्रोसेस का कंप्लीशन परसेंटेज देख के उनको कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो एक यूनिट थी 5वीं, उसका कंप्लीशन परसेंटेज 50% था, तो एक का 50% निकालने पे आधी यूनिट हो गई। तो इसलिए हमने कहा कि हमने 4.5 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। तो एक स्टेटमेंट बनता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्योंकि आप समझो इस चैप्टर में क्या होता है, आपको कॉस्ट निकालने के बाद नीचे जो आउटपुट हुआ है उसका भाग देना होता है। तो आउटपुट अगर कंप्लीट यूनिट है तो आउटपुट का भाग दे दोगे, लेकिन वर्ष के अंत में या वर्ष के शुरू में अगर WIP हो तो फिर आपको इक्विवेलेंट आउटपुट निकालना पड़ता है, जिसका कैलकुलेशन बहुत टफ होता है। अच्छे खासे होशियार बच्चे को भी पसीने आते हैं उसमें। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की मदद से आप सेमी कंप्लीटेड यूनिट्स को कंप्लीट यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो होपफुली मैं समझा पाया आपको। ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। इसमें इन्होंने 8,000 यूनिट तो कंप्लीट बनाए हैं और 2,000 यूनिट इन्होंने 50% बनाए हैं। तो ये 8,000 तो हो गए पूरे और ये 2,000 हो गए, मतलब 1,000 यूनिट के बराबर। तो टोटल जो इन्होंने प्रोडक्शन किया है वो इन्होंने 9,000 यूनिट के बराबर प्रोडक्शन किया है। इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलेंगे और इससे आप लागत निकाल पाओगे। ये आपको समझ में ही नहीं आएगा अभी कि सर यहाँ तो आप 10,000 इकाइयों का भाग लगा रहे हो, यहाँ आप 9,000 इकाइयों का भाग लगा रहे हो, क्योंकि माल तो लग चुका। तो माल तो 10,000 यूनिट के अंदर लग चुका, लेकिन लेबर ने 9,000 यूनिटों के बराबर उत्पादन किया है। ओवरहेड भी 9,000 यूनिट के उत्पादन पे लगे हैं। तो इस तरह से वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस किया जाता है। यानी 2 मिनट की कॉस्टिंग में कभी आपने ध्यान नहीं दिया होता है कि वर्क इन प्रोसेस का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो वर्क इन प्रोसेस का वैल्यूएशन इस तरीके से होता है।